ओके, हेलो एवरीवन। सो अपन बात कर रहे थे लास्ट वीडियो जो मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने जो अपलोड किया था आपके ग्रुप में, उसमें मैंने यूनिट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट यूनिट था आपके कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का आप एक नेक्स्ट यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब अपन अच्छे से जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन ये बात बेसिक से जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो इंस्टेंट एनर्जी का जो सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ह्यूमन बॉडी में जो अपन भोजन जो भी खाते हैं, जो भी अपन फूड इंटेक करते हैं, वो फूड में बहुत सारे आपके पास अलग अलग टाइप के आपके पास कंपोनेंट होते हैं। जैसे विटामिन भी होता है फूड के अंदर, आपके लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और अपने फूड का जो कार्बोहाइड्रेट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे टाइप का कंपोनेंट है फूड का जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। एनर्जी आपको प्रोटीन से भी मिलती है, एनर्जी आपको फैट से भी मिलती है, एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है। बट कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है वो इंस्टेंट होती है ना। जैसे अपन बात करें आपके पास कोई भी एथलीट है या कोई स्विमर है, वो स्विम कर रहा है, उससे पहले वो क्या खाएगा? केले खाएगा, क्योंकि केले क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जिसको आप जानते भी हैं, है ना। आपने बहुत बार उनका नाम भी सुन रखा है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो अपने डेली लाइफ में, यहाँ पर अभी तक अपन ने जो इतने भी साइंस वगैरह जो भी पढ़ी है उसमें अपन ने इनके नाम बहुत बार सुन रखे हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का अगर स्टार्टिंग करें, अपन मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, किस बारे क्या होते हैं। तो सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो कार्बन के हाइड्राइड, है ना, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब क्या है कि आपके पास कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन है आपके पास, उस कार्बन में वाटर ऐड हो गया है। आप यूँ समझ सकते हो, कार्बन के साथ क्या ऐड हो गया है? वाटर ऐड हो गया है। उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फार्मूला क्या होता है, बट वो जो बेसिक फार्मूला है वो भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता है ना। उसमें कुछ ऐसे भी आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो उस फार्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे उस फार्मूले को फॉलो करते हैं पर वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आते। तो बहुत सारी ऐसी बातें अपन ने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी, और वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैं इस कार्बोहाइड्रेट की सिंपल से डेफिनेशन कहूँगा मैं कि कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। और अगर इनके स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करूँ कि रियल में इनको क्या डिफाइन करें अपन, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट में आपके कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है। ये इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, है ना। आप अगर इसको एक लाइन में बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। आप ऐसे बोल सकते हो इसको। अपन देखेंगे इसके अंदर कि कार्बोहाइड्रेट में जो मेन आपके दो ग्रुप्स होते हैं, जो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है कार्बोनिल और एक होता है हाइड्रोक्सी। इससे ये मिलकर बने होते हैं, है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स या पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। आप इस तरह से इनकी डेफिनेशन बोल सकते हो। और भी वे हैं इनको एक्सप्रेस करने के, पर ये इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो एक्चुअल में इनको डिफाइन करेगी। तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में यहाँ पर आज डिस्कस कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन में कहाँ से स्टार्ट करें? देखो, क्लासिफिकेशन में थोड़ा बहुत आप जानते हो, आपने इस तरह के वर्ड सुन रखे हैं। अगर मैं बोलूँ मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, या डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, इस तरह के वर्ड्स आपने सुन रखे हैं, आप जानते हो। 12th क्लास में भी कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर होता है, तो इतनी बेसिक चीज़ें अपन जानते थे कि उसमें इस तरह के वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट का अगर अपन क्लासिफिकेशन स्टार्ट से करें, बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें, तो दो टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक तो होते हैं आपके शुगर कार्बोहाइड्रेट्स और एक होते हैं नॉन शुगर। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स एंड नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट, क्या मतलब है इनका? देखो, शुगर कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि सबसे पहले जो ये शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है कैसे होते हैं? स्वीट।
इन टेस्ट, मतलब ये मीठे होते हैं। अगर आप इनको टेस्ट करोगे तो ये टेस्ट में कैसे होंगे, मिलेंगे आपको मीठे मिलेंगे। तो स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में मीठे होते हैं। दूसरा इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर बहुत ही इजीली क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। और तीसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मतलब ये है कि आपको अगर डिफाइन करना हो, मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन में शुगर और नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट को मैं डिफाइन करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि स्वीट इन टेस्ट होता है, खाने में मीठा लगेगा आपको, सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाता है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं तो घर पे अपना जो टेबल शुगर है, अपने पास जो टेबल शुगर होती है घर पे, जो अपन शक्कर खाते हैं जनरली, है ना, वो आपकी किस कैटेगरी की है, वो आपकी शुगर है, कौन, शुगर कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारी आपकी क्या है, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारी आपकी शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये क्रिस्टलाइन नेचर की होंगी, वाटर के अंदर बहुत ईजिली सोल्यूबल हो जाती हैं, और टेस्ट कैसा रहता है इनका, स्वीट टेस्ट होता है। और यहाँ पे अगर अपन क्लासीफाई करें नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स को, तो जैसे इसका अपोजिट करूँ कि सबसे पहली बात, इनका जो टेस्ट होता है ये स्वीट नहीं होता है, नॉर्मल आपको मतलब स्वीट इन टेस्ट नहीं जाएगा ना, ये इनका टेस्ट मीठा टेस्ट नहीं लगेगा आपको, ये मीठे नहीं होते खाने में। दूसरा अपन बात करें, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर या पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते हैं ये। तो मैं लिख देता हूँ कि पार्शियली सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं, या कुछ कुछ तो होते ही नहीं बिल्कुल। तो ये इनका क्या है, प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये आपके जो शुगर वाले होते हैं ये तो क्रिस्टलाइन होते हैं, बट ये कैसे होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, ये नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। ये इनके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई। इस अकॉर्डिंग, इन तीन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप नॉन शुगर और शुगर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। अगर पहचानना हो आपको तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ये आपकी क्या हो गया, शुगर एंड नॉन शुगर की बात। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो ये तो आपका मेजर क्लासिफिकेशन हो गया, शुगर एंड नॉन शुगर दो टाइप के होते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं नॉन शुगर के आपको एग्जांपल बताऊं तो स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च कहाँ पे है, जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट अपन जितने भी, चाहे अपन मैस खा रहे हैं, चाहे अपन पोटैटो खाते हैं, अपन दालें खा रहे हैं, सब में आपको स्टार्च मिलेगा, कार्बन। अपन ये नॉर्मली तो घर पे अपना जो आटा होता है, जो फ्लोर होता है, फ्लोर मिल्क, वो आपकी क्या होता है, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। यहाँ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों में होता है सेल्यूलोज। आपको पता है जो पेड़ पौधों की जो छाल होती है ना, उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो वहाँ पर भी आपके क्या होता है, वो नॉन शुगर होता है। और आप देख ही रहे हो कि जो घर पे जो अपन नॉर्मली जो फ्लोर अपन खा रहे हैं, जो आटा, गेहूं का आटा, मक्की का आटा जो अपन खाते हैं, क्या वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, बिल्कुल भी नहीं आता। आप शक्कर की कंपैरिजन उससे करो तो आपको पता चल जाएगा दोनों का नेचर कितना अलग है ना। तो ये तो हो गया आपकी क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं आपकी शुगर की। तो और इसको फर्दर अपन क्लासीफाई करते हैं। फर्दर इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो ये आपके जो शुगर कार्बोहाइड्रेट है वो दो पार्ट में क्लासीफाई होती है। एक होता है मोनो सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट या शुगर कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है आपके ऑलिगो सैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट। ये दो टाइप के शुगर कार्बोहाइड्रेट को अपन फर्दर दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपके पास मोनोसैकेराइड, एक होता है आपके पास ऑलिगोसैकेराइड। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की बात करते हैं अपन कि मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड क्या मतलब है। मोनोसैकेराइड, अगर इन दोनों को अपन कैसे क्लासीफाई करें या इन दोनों को कैसे समझने की कोशिश करें कि मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है एंड ऑलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है। मोनोसैकेराइड इस टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये आपके डिसोसिएट नहीं होते, फर्दर किसी और यूनिट में ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, है ना। बट जो ऑलिगोसैकेराइड हैं ये इजीली क्या होते हैं, आपके मोनोसैकेराइड्स की यूनिट में डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो यूनिट कौन होता है, मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड को आप किसी और यूनिट में
कोई स्मॉलर यूनिट में आप डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं या इसका डिसोसिएशन नहीं होता है। किसमें? वाटर में। यहाँ नॉर्मली अपन नॉर्मल बात करेंगे डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे छोटा यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का। देन ओलिगोसैकेराइड की बात करें, ओलिगोसैकेराइड इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपके मोनोसैकेराइड्स की यूनिट में डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, है ना। या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आप इनको केमिकल रिएक्ट कराओगे तो ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड की यूनिट में डिसोसिएट हो जाएंगे। कितनी यूनिट तक डिसोसिएट होते हैं? तो आपके जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं इनका डिसोसिएशन होता है और ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट में डिसोसिएट हो सकते हैं। मतलब जो ओलिगोसैकेराइड है, अलग अलग टाइप के पास आपके पास ओलिगोसैकेराइड है, तो उसमें से कुछ ओलिगोसैकेराइड ऐसे होंगे जो आपको डिसोसिएट होने के बाद 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके 3 देंगे, कुछ ऐसे होंगे 4 देंगे। मैक्सिमम 10 तक रेंज रखा जाता है कि जो 10 तक मोनोसैकेराइड की यूनिट देते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस ये है कि भाई जो मोनोसैकेराइड है ये आपके इजीली क्या होता है? डिसोसिएट नहीं होता है, होता ही नहीं डिसोसिएट, कोई छोटी यूनिट में डिसोसिएट नहीं होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मोनोसैकेराइड होती है। देन आपके जो ओलिगोसैकेराइड है ये डिसोसिएट हो जाते हैं। ये डिसोसिएट किस में होते हैं? मोनोसैकेराइड में होते हैं। ये आपको 2 से 10 2 to 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोवाइड करवाते हैं डिसोसिएशन के बाद। तो इनका क्लासिफिकेशन, ये इनकी बात हो गई है ना, ये इनका मैंने बताया कि इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। अब बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड की अपन डिस्कशन करें। अब मोनोसैकेराइड को भी अगर अपन आगे क्लासिफाई करने की कोशिश करें, इसको क्लासिफाई करें अपन, किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होगा, या फिर इसको आगे अपन बात करें, तो सबसे पहले मैं थोड़ा ओलिगोसैकेराइड पर बना जाता है। अब ओलिगोसैकेराइड को भी आप और क्लासिफाई कर सकते हो, इसका एक क्लासिफिकेशन तो नहीं है, पर इस तरह की चीजें अपन इसमें और पढ़ते हैं। जैसे आपके पास जो ओलिगोसैकेराइड है आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो जैसे डाइसैकेराइड में, ट्राइसैकेराइड में, या टेट्रासैकेराइड में, या पेंटासैकेराइड में, हेक्सासैकेराइड में, पर अभी मैं 3 ही दिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ओलिगोसैकेराइड मतलब ऐसा है कि जो ओलिगोसैकेराइड आपको डिसोसिएशन के बाद 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट प्रोवाइड करवाएगा वो होगा आपकी क्या? डाइसैकेराइड। जो ओलिगोसैकेराइड डिसोसिएशन के बाद आपको 3 यूनिट मोनोसैकेराइड की प्रोवाइड करवाएगा वो होगा ट्राइसैकेराइड। जो ओलिगोसैकेराइड आपको डिसोसिएशन के बाद 4 यूनिट प्रोवाइड करवाएगा मोनोसैकेराइड की वो होगा टेट्रा, 5 करवाएगा तो पेंटा, है ना, 6 करवाएगा तो हेक्सा, 7 करवाएगा तो हेप्टा। इस तरह से ओलिगोसैकेराइड को अपन क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब ये जो आपके पास ओलिगो जो सैकेराइड्स हैं, इन सैकेराइड्स को अपन मतलब ज़्यादा अपन इसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ओलिगोसैकेराइड आपके है भी नहीं ज़्यादा, है ना। आपको इस साल सिलेबस के अंदर आपको मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ना है। मोनोसैकेराइड में भी 2 ही मोनोसैकेराइड है जिन पर ज़्यादा फोकस है, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज है, उसके बारे में ही आप ज़्यादा पढ़ते हो। ओलिगोसैकेराइड का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर। ज़्यादा आपका मेन फोकस किस पर किया हुआ है? मोनोसैकेराइड, और वही इंपॉर्टेंट भी है। मोनोसैकेराइड्स की बात करें, यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करने की कोशिश करूँ तो किस तरह से इसको क्लासिफाई कर देगा। अब क्या है कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनमें कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे आपके पास अगर ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें 3 कार्बन है, और जो सबसे मतलब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें मिनिमम 3 कार्बन तो होते ही हैं, है ना, 3 कार्बन उनमें मिनिमम होते हैं मोनोसैकेराइड्स में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। तो अगर आपके पास ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रायोस। पीछे एक वर्ड यूज किया जाता है, बस 3 आपके पास कार्बन है मोनोसैकेराइड में, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन एटम्स के लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्राई, है ना, और पीछे वर्ड यूज करेंगे ओस, तो हो जाएगा ये ट्रायोस मोनोसैकेराइड का। और ये मोनोसैकेराइड का नेम लिखने के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का भी यही मेथड है, इसी मेथड से चलता है कि आप मोनोसैकेराइड का नोमेनक्लेचर किस तरह से करोगे। अगर जैसे मान लो कि आपके पास क्या है? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है? टेट्रा होता है, पीछे जाएगा टेट्रोस, और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? पेंटोस हो जाएगा। और आपके पास अगर मोनोसैकेराइड जो है आपके पास, उस मोनोसैकेराइड में अगर आपके पास टोटल 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के पीछे क्या लगा देंगे? हेक्सोस हो जाएगा, ये हेक्सोस। तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो इसको, मोनोसैकेराइड्स को। बहुत सारे ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं जिनमें आपको कितने मिलेंगे? 3 ही कार्बन एटम मिलेंगे, तो उसके पीछे ओस वर्ड यूज ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। इस तरह से अपन मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई करते हैं।
अब हम बात करें कि ट्रायोस की बात करें तो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे छोटे मोटे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं तो ताकि आपको क्लियर होगा। जैसे ट्रायोस की बात करते हैं, आपके पास ऐसा कौन सा मोनोसेकेराइड है जिसमें आपके पास ओनली कितनी यूनिट है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ऐसा कौन सा है आपके पास? ये है आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड, नाम सुन रखा होगा आपने। Glyceraldehyde is one of the that kind of monosaccharide which has 3 carbon in it. 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये आपके क्या है, मैंने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनाया ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये एक मोनोसेकेराइड यूनिट है। ये मोनोसेकेराइड की एक तरह का कार्बोहाइड्रेट जो कौन सा मोनोसेकेराइड, और इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रायोस टाइप का ये है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है तो ट्राई बोल दिया और पीछे ओस वर्ड ऐड कर दिया। उसी तरह से आपके पास जब टेट्रोस की बात करें, टेट्रोस में आपके पास एक आएगा थ्रियोस। थ्रियोस करके आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि क्या है? टेट्रोस कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है, और मोनोसेकेराइड में भी कौन सा है? टेट्रोस है। उसके बाद पेंटोस में अपन बात करें, यहां पे आपके पास आएगा राइबोस। क्या आएगा? राइबोस आएगा। राइबोस आपके पास एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि मोनोसेकेराइड है जिसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स होते हैं। और हेक्सोस के अंदर बात करें अपन, हेक्सोस के अंदर आपके पास 2 बहुत ही पॉपुलर कार्बोहाइड्रेट आते हैं, या 2 बहुत ही पॉपुलर मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट आते हैं। एक का नाम है क्या? ग्लूकोज, और एक कौन सा है? फ्रुक्टोज। इसी को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हैं आपके, ये दोनों कौन से हैं? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन से हैं? हेक्सोस टाइप के हैं, क्योंकि इनके पास टोटल कितने कार्बन एटम होते हैं? 6 कार्बन एटम्स होते हैं। 6 कार्बन एटम का क्या आ गया? हेक्स आ गया, और पीछे क्या ऐड कर दिया? ओस ऐड कर दिया, तो हेक्सोस बनेगा यहाँ पर। तो ये आपके पास जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अपन पढ़ते हैं, ये आपके पास हेक्सोस टाइप के मोनोसेकेराइड्स हैं। ठीक है, तो ये आपके किसका हो गया? पूरा क्लासिफिकेशन हो गया मोनोसेकेराइड। देखो आप थोड़ा सा इसको इस तरह समझने की कोशिश करना। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, नॉन शुगर, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है ना? मतलब क्या है, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि ग्लूकोज का वाटर के अंदर डिसोल्व करो, ग्लूकोज किसी और यूनिट में डिसोसिएट नहीं होता, कोई और छोटी कार्बोहाइड्रेट की यूनिट में डिसोसिएट नहीं होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट डिसोसिएट करने की कोशिश करोगे तो ये इसके जो बेसिक जो एलिमेंट है या जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें डिवाइड हो जाएगा, है ना? इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो उसके प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा ये। मतलब और कोई छोटी मोनोसेकेराइड यूनिट में ये डिसोसिएट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड आप ग्लूकोज को डिसोसिएट करोगे तो क्या वो ग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज होगा? नहीं हो पाएगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा, है ना? ये बस इतना ही डिसोसिएट हो सकता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और आप करने की कोशिश करोगे, इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, है ना? उसके बाद ये बेसिक कंपाउंड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो और आप ओलिगोसेकेराइड का क्या कर सकते हो? डिसोसिएशन कर सकते हो। ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गया किसका? मोनोसेकेराइड का। अब हम ओलिगोसेकेराइड में बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपकी बात करें डाइसेकेराइड, मैंने यहाँ पर 3 तरह के लिखे हैं ओलिगोसेकेराइड, और भी हो सकते हैं पर अभी 3 ही लिखे हैं मैंने। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। मतलब ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स जो आपको 2 यूनिट का मोनोसेकेराइड की देंगे। इस तरह का कौन है आपके पास? एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज आपको कहां पे मिलता है? तो जो आपका कैन शुगर होता है ना? कैन शुगर मतलब जो गन्ने से जो रस मिलता है, जो कैन शुगर होता है, वो आपके क्या होता है? सुक्रोज होता है। उस सुक्रोज में आपको क्या मिलेगा? ये एक ओलिगोसेकेराइड है। आपको ध्यान हो तो अगर आप सुक्रोज को डिसोसिएट करोगे, अगर इसको अंदर वाटर के अंदर आप डिसोसिएट करोगे तो सुक्रोज आपको देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दोनों देता है। तो क्या हुआ? सुक्रोज डिसोसिएट हो गया इन मोनोसेकेराइड। कौन से मोनोसेकेराइड्स में? ग्लूकोज एंड सुक्रोज में, सॉरी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं कि आपके ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, उसी तरह से ट्राइसेकेराइड की अगर बात करें तो ये है आपके रैफिनोज। रैफिनोज आपके क्या है? ट्राइसेकेराइड है।
ये आपको 3 यूनिट प्रोवाइड करवाता है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की। बाद में अपन बात करेंगे, अभी अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। 3 यूनिट वो प्रोवाइड करवा देता है आपको ये मोनोसेकेराइड, और तीनों क्या है, मोनोसेकेराइड होते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये हो गया आपकी क्या क्लासिफिकेशन हो गया आपके शुगर वाले का, तो ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन आपके पास है वो हो गया है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नॉन शुगर पर। अब ये जो नॉन शुगर होते हैं, नॉन शुगर के अंदर ही क्या होता है आपके पास, पॉलीसेकेराइड। ये जो नॉन शुगर हैं, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन्हीं को आप क्या बोल सकते हो, दे आर पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स। ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है। मतलब क्या है कि इसके अंदर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल होता है आपके पास सेल्यूलोज, या फिर आपके पास होता है स्टार्च। स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि इसमें क्या आप यूं कह सकते हो कि ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलीमराइजेशन से होता है। मतलब अपन क्या करेंगे भाई, आपके पास स्टार्च है, स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ग्लूकोज की जो यूनिट होती है, ग्लूकोज जो मोनोमर होता है, या ग्लूकोज जो होता है मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का जब पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन का मतलब आपको पता है कि पॉलीमराइजेशन के अंदर आपके जो एक मॉलिक्यूल होता है वो खुद के दूसरे मॉलिक्यूल से ऐड होकर बहुत ही लंबी चेन, बहुत ही लंबी श्रृंखला के यौगिक का फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, जिन्हें अपन पॉलीमर कंपाउंड्स बोलते हैं, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन क्या, स्टार्च का फॉर्मेशन इसी टाइप से होता है, ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होता है और उससे स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो स्टार्च हो गया, जो सेल्यूलोज हो गया, पॉलीसेकेराइड्स है। मतलब यूं कह दो कि ये आपके मोनोसेकेराइड्स की बहुत सारी यूनिट्स जब एक साथ कंबाइंड होकर बहुत लंबा मॉलिक्यूल बना लेती हैं, बहुत लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, तो आपके क्या बन जाते हैं, पॉलीसेकेराइड बन जाते हैं। तो ये हो गया पॉलीसेकेराइड। तो आई थिंक आपको बिल्कुल बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप का होता है, शुगर, नॉन शुगर। देन नॉन शुगर के अंदर मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। देन नॉन शुगर क्या है, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर बात की अपन ने ट्रायोस की, टेट्रोस की, पेंटोस की, हेक्सोस की। ओलिगोसेकेराइड डाई, ट्राई और टेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी क्या। अब यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन डिस्कस करें तो आपके सिलेबस में सिंपल सा लिखा हुआ है कि आपको स्टडी करनी है अबाउट दी मोनोसेकेराइड्स। आपको मोनोसेकेराइड्स की ही स्टडी करनी है। आपको ओलिगोसेकेराइड्स का थोड़ा बहुत एग्जांपल दे, इंट्रोडक्शन दे रखा है एंड में, तो वो बस इंट्रोडक्शन। बाकी जो आपके पूरे सिलेबस का मेन फोकस किस पर है, मोनोसेकेराइड्स में। मोनोसेकेराइड में भी आपके पास जो हेक्सोस टाइप के ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है उस पर मेन फोकस है। तो मोनोसेकेराइड हम स्टार्ट करें। सबसे पहले मोनोसेकेराइड में क्या स्टार्ट करें, तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन या मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं ना, ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होते किसी स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट की यूनिट में, है ना, आप उनको डिसोसिएट नहीं कर सकते। अब अपन बात करें कि मोनोसेकेराइड्स का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेकेराइड। कि आपके जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है, नामकरण की बात करते हैं। वो ज्यादा डीप में भी है नहीं कि बहुत डिटेल में भी आपको जाना, ऐसा भी कुछ नहीं है। इनका नाम किससे लिखा जाता है अपन उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, किस तरह से इनका नाम लिखा जाएगा। देखो वैसे तो आपके जो मोनोसेकेराइड है उनके जो कॉमन नेम है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोस हो गया, अपन ने देखा था अभी, ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ये बहुत पॉपुलर होते हैं अपने आप में नेम, है ना। इनको ज़्यादा अपन को मतलब इतने पॉपुलर हैं इनके जो कॉमन या फिर जो शुरू से जो नाम चलते हुए आ रहे हैं कि अपन ज़्यादातर उनको इसी नाम से बुलाएंगे। पर अगर IUPAC के अकॉर्डिंग अपन देखें कि अगर मोनोसेकेराइड्स यूनिट का अगर नाम लिखना हो IUPAC के अकॉर्डिंग तो कैसे लिखें, तो इनके नाम लिखने की टेक्निक यह होती है कि सबसे पहली बात आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे आपको। एक तो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, मतलब अल्कोहल भी बोल सकते हैं जिसे OH बोलते हैं अपन, और एक मिलता है आपको कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन या एल्डिहाइड, यही मिलते हैं आपको। मोनोसेकेराइड्स की बात कर रहा हूं मैं। मोनोसेकेराइड में आपको 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, ये और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे तो अगर आपको नाम लिखना है तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं ग्लूकोज का। ग्लूकोज ये इसका एक बहुत ही पॉपुलर नेम है जो काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है ना। अब इसका अपन किस तरह से नाम लिख देते, इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC इसी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि पहली बात कि आपके जो मोनोसेकेराइड यूनिट के अंदर जितने कार्बन है
उस कार्बन को लिखो, ये कार्बन कितने हैं आपके पास। तो ग्लूकोज के अंदर टोटल कार्बन होते हैं 6, तो मैं क्या करता हूँ 6 के लिए क्या लिखूंगा, हेक्स लिखूंगा, पीछे क्या लगा दो, ओस लगा दो, तो क्या हो जाएगा हेक्सोस। यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, ऐसा हो जाएगा हेक्सोस। और उसके अंदर जो भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे एल्डिहाइड हो तो एल्डिहाइड का आगे इनिशियल ले लो जैसे एल्डो, और अगर कीटोन हो तो आगे इनिशियल ले लो जैसे कीटो। तो जैसे ग्लूकोज के अंदर आपके कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्म में कौन होता है, एल्डिहाइड होता है, तो इसके आगे क्या वर्ड ऐड कर दूंगा मैं, एल्डो। तो ग्लूकोज का अगर आयुर्वेदिक नेम में बोलूं तो क्या होगा, एल्डो हेक्सोस होगा इसका आयुर्वेदिक नेम, ग्लूकोज का आयुर्वेदिक नेम होगा एल्डो हेक्सोस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फ्रुक्टोज की। जैसे मैंने फ्रुक्टोज ले लिया, ये मैंने फ्रुक्टोज ले लिया। फ्रुक्टोज का अगर मेरे को आयुर्वेदिक लिखना है तो मैं इसका आयुर्वेदिक किस तरह से लिखूंगा, तो फ्रुक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं। फ्रुक्टोज जो मोनोसेकेराइड यूनिट है उसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होता है, 6 होता है। तो 6 के लिए तो आप क्या यूज करोगे, वही हेक्स यूज करना पड़ेगा, पीछे क्या यूज कर लो, ओस यूज कर लो, तो हेक्सोस हो जाएगा, है ना। और फ्रुक्टोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्म में फ्रुक्टोज के अंदर क्या होता है, कीटोन होता है। कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो उसके लिए आगे वर्ड कौन सा ऐड कर देंगे, कीटो, तो मैं इसका क्या ऐड करूंगा, कीटो, नाम क्या हो जाएगा, कीटो हेक्सोस। सो IUPAC नेम ऑफ ग्लूकोज इज हेक्सा एल्डोहेक्सोस एंड IUPAC नेम ऑफ फ्रुक्टोज इज कीटोहेक्सोस, है ना। तो इस तरह से इसका IUPAC लिखते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड इज ए कॉमन नेम और पॉपुलर नेम ऑफ दैट मोनोसेकेराइड यूनिट, उस मोनोसेकेराइड यूनिट का। अब आप इसको पता है ग्लिसरैल्डिहाइड में अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तो जो ग्लिसरैल्डिहाइड होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होता है, 3 होता है। 3 के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ट्राई, पीछे क्या ऐड करूंगा, ट्राइओस कर दूंगा, तो ये हो गया ट्राइओस। बट उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कौन सा था ग्लिसरैल्डिहाइड में, वो था आपके एल्डिहाइड। तो आगे वर्ड क्या ऐड करना पड़ेगा, एल्डो, तो हो जाएगा क्या, एल्डो ट्राइओस। मैं बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना बहुत ज्यादा डीप में दे भी नहीं रखा नोमेनक्लेचर के आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको बेसिक से कुछ मोनोसेकेराइड्स यूनिट हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उनके आपको आयुर्वेदिक नेम लिखने हैं। तो क्या मेथड है, बहुत ही सिंपल है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो उसको शो कर देंगे, पीछे ओस लगा देंगे। अगर उसके अंदर एल्डिहाइड है तो एल्डो आ जाएगा, कीटोन है तो कीटो आ जाएगा, और 2 ही होते हैं कार्बन। मैंने कहा कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कार्बोनिल ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, आपके जो भी मोनोसेकेराइड्स की यूनिट है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, मोनोसेकेराइड यूनिट का नाम लिखेंगे कि इस तरह से इसको आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर के अपन इसका नेम लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब यहाँ पर अपन सीधा स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया आपके मोनोसेकेराइड का इंट्रोडक्शन और मोनोसेकेराइड का नोमेनक्लेचर। अगर अपन बात करें जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो है ग्लूकोज, तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीधा अपन ग्लूकोज स्टार्ट करेंगे। ग्लूकोज के अंदर बहुत सारी चीजों की आपको स्टडी करनी, मतलब पढ़ना है ना। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज के अंदर वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। ग्लूकोज के 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको, एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक, दोनों के बारे में अपन को थोड़ी सी स्टडी करनी है। सो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्लूकोज के बारे में अपन डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद फ्रुक्टोज के बारे में देखेंगे। यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हम साथ में पढ़ेंगे, दोनों को इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ नहीं कि आपको इंडिविजुअली पढ़ना है, इसलिए हम साथ साथ में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।